Please like and subscribe my videos and see us. हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आज आपको यह बताने वाला हूं कि आप 12th क्लास के फिजिक्स का एपिसोड 1 से लेकर जितना भी एपिसोड मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है वो सारे वीडियो आप कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करें कि अपने मोबाइल में सबसे पहले आप यूट्यूब खोलें। यूट्यूब खोलने के बाद उसमें यह सर्च करें ओपन माइंड ट्यूटोरियल। तो ओपन माइंड ट्यूटोरियल आ जाएगा आपका, तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसको क्या करें आप सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद देखिए नीचे आपका लिखेगा होम, एक्सप्लोर, सब्सक्रिप्शन, इनबॉक्स, लाइब्रेरी। तो आप जाकर सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद क्या करें कि इसमें आप सर्च करें ओपन माइंड ट्यूटोरियल। देखिए सबसे ऊपर आपका शो कर रहा है ओपन माइंड ट्यूटोरियल। यहाँ पर जब लोग ओपन माइंड ट्यूटोरियल पर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए ओपन माइंड ट्यूटोरियल का पूरा वीडियो आ जाएगा। एपिसोड अभी तक ले मैंने जितना अपलोड कर रखा है, तो आप जो भी एपिसोड देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं उस एपिसोड को और समझ सकते हैं। मैं संजीत कुमार आपका 12th क्लास की फिजिक्स के एपिसोड 113 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यानयन बल के बारे में। उसके प्रत्यानयन बल पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर किस प्रकार से बल लगता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किसी धन आवेश उत्पन्न होता है और एक धन आवेश दूसरे धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है। यानी कि जब किसी धन आवेश पर विद्युत बल लगता है तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, यानी कि जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उधर की ओर ही धन आवेश पर विद्युत बल लगता है, क्योंकि धन आवेश को विद्युत क्षेत्र प्रतिकर्षित करता है। लेकिन जब किसी ऋण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ऋण आवेश को विद्युत क्षेत्र आकर्षित करता है, यानी कि उस पर लगने वाली बल की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम लोग परस्पर एक दूसरे के समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं। यदि इसमें हम लोग किसी धन आवेश को रखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई धन आवेश है, यहाँ पर इसको हम लोग रखते हैं, इस पर विद्युत बल लगेगा इस दिशा में और बल का मान कितना होगा तो F बराबर हो जाएगा Q इंटू ई हो जाएगा। ये आपका बल जो है F बराबर माइनस प्लस क्यू ई होगा। लेकिन यदि हम लोग किसी यहाँ पर ऋण आवेश को रख देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि माइनस क्यू आवेश है, तो हम लोग जानते हैं कि माइनस क्यू आवेश पर जो विद्युत बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र आपका इस प्रकार से है, तो उस पर लगने वाला बल का दिशा इसके ठीक अपोजिट होगा। तो इस पर एक जोड़ा बल काम कर देखिए। और हम लोग जानते हैं कि जब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसको एक लाइन के द्वारा मिला देते हैं, जिसके बीच की दूरी मान लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी कितना है 12 है। तो ये आपका एक विद्युत द्विध्रुव बन गया। अब देखिए इस विद्युत द्विध्रुव पर एक बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में जिसका मान है F बराबर क्यू ई। एक दूसरा बल लग रहा है जिसका मान जो है बराबर माइनस क्यू ई है। माइनस क्यू ई इसलिए है क्योंकि देखिए इसमें जो आपका आवेश ऋणात्मक है इसलिए। और देखिए इस बल की दिशा इधर की ओर है और उस बल का दिशा उधर की ओर है। दोनों आवेश का परिमाण जो है बराबर में समान है। इसका भी मान है क्यू ई और इसका भी मान है क्यू ई, लेकिन ये माइनस क्यू है। लेकिन परिमाण में दोनों बराबर है और दोनों की दिशा एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब हम लोग किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जब हम लोग किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र रखते हैं तो उस विद्युत द्विध्रुव पर एक साथ दो बल काम करते हैं, लेकिन दोनों बल की दिशा जो है एक दूसरे के विपरीत होती है। तो विद्युत क्षेत्र यह कोशिश करता है कि इस विद्युत द्विध्रुव को हम अपने दिशा में लें। अपने दिशा में कहने का मतलब कि इस प्रकार से है, तो इसको इस तरह से लाने का कोशिश करता है। लेकिन इस पर दो बल लग रहे हैं परिमाण में और दोनों बल परिमाण में समान है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो विद्युत क्षेत्र का ये जो कोशिश जो है सफल नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र उसको अपने दिशा में लाने में सफल नहीं होता। पता है किस कारण से? क्योंकि इस पर दो बल एक साथ काम कर रहे हैं, एक प्लस क्यू ई और एक माइनस क्यू, और दोनों की दिशा एक दूसरे की विपरीत है। तो उस पर एक जोड़ा बल काम करता है जो यह कोशिश करता है कि विद्युत क्षेत्र को
अपने दिशा में ले आए, लेकिन वो ला नहीं पाता। तो देखिए उसी बल, और वो जो है ये दोनों बल जो है विद्युत क्षेत्र में इसको नियंत्रित किए रहता है, इसको हिलने नहीं देता है। तो हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे प्रत्यानयन या नियंत्रक बल युग्म, जिसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग कपल। तो इसका डिफिनेशन लिखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है। तो विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश करता है, जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश करता है, जिसे नियंत्रक बल युग्म या प्रत्यानयन बल कहते हैं। जिसे नियंत्रक बल युग्म या प्रत्यानयन बल कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस विद्युत द्विध्रुव पर एक साथ दो बल काम करते हैं, यानी कि एक जोड़ा बल काम करता है और वह बल जो है विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाकर लाने की कोशिश करता है। तो उसी एक जोड़ा बल को हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल या नियंत्रक बल युग्म। ठीक, इसके बाद देखिए एक नोट लिखिएगा। नोट है कि प्रत्येक बल युग्म का एक आघूर्ण होता है। प्रत्येक बल युग्म का एक आघूर्ण या टॉर्क होता है, आघूर्ण या टॉर्क होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बल युग्म का आघूर्ण या उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में जो स्थित आपका द्विध्रुव है, इस पर एक साथ दो बल काम कर रहे हैं। एक तो क्यू ई काम कर रहा है और एक ये क्यू ई काम कर रहा है। दोनों बलों के बीच की लंब देखिए, ये वाला बल आपका इस तरह से है और ये वाला बल इस प्रकार से है। तो इसको हम लोग पीछे की ओर डॉट से बढ़ा सकते हैं। तो दोनों बल के बीच की कुछ ना कुछ लंबवत दूरी होगा। तो मान लें कि दोनों बल के बीच की दूरी जो है ए बी है आपका, दोनों बल के बीच की दूरी ए बी है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बल आघूर्ण का परिभाषा क्या होता है कि किसी एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं या बल युग्म का आघूर्ण या टॉर्क कहते हैं। तो चलिए टॉपिक लिख लीजिए, बल युग्म का आघूर्ण या टॉर्क। लिखिए देकर, बल युग्म बनाने वाले एक बल तथा दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण या टॉर्क कहते हैं। बल युग्म का आघूर्ण या टॉर्क कहते हैं। अर्थात बल युग्म का आघूर्ण बराबर एक बल और गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। यानी कि फॉर्मूला आपको याद है तो आप आराम से इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि दो बल लग रहे हैं तो दो बल में से कोई एक बल ले लीजिए और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, यानी कि बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो फार्मूला लिख लीजिए और उसके नीचे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके कि यह एक सदिश राशि है जिसे टाउ, देखिए इस तरह से जे टाइप का सिंबल होता है लेकिन उल्टा होता है, जिसे टाउ से सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर
इसका ऐसे मात्रक न्यूटन मीटर तथा बीमा ml² T इनवर्स 2 होता है। बीमा ml² T इनवर्स 2 होता है। इसका मेन फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि फार्मूला से सब डिराइव हो जाता है। देखिए बल का मात्रक जो है आपका न्यूटन हो जाएगा और दूरी का मात्रक मीटर हो जाता है, तो इसलिए इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर। और इसका जहाँ तक बात रहा संकेत का, तो संकेत हम लोग आगे लिखेंगे। और देखिए यदि इसका मात्रक निकालना है तो बड़ा आसान है कि एक बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। और यदि इसका बीमा निकालना हो तो बल का बीमा होता है ml T इनवर्स 2 और दूरी का बीमा होता है L, तो इंटू हो जाएगा, तो बीमा क्या होता है ml² T इनवर्स 2 हो जाता है। तो इसका बीमा याद रखना भी बहुत आसान है, ml² T इनवर्स 2 होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है कि दिखाएं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव में किसी प्रकार की गति नहीं होती। कहने का मतलब है कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें किसी प्रकार की गति नहीं होती है। कहने का मतलब है कि उस पर लगने वाला बल का मान शून्य होता है, क्योंकि उस पर एक साथ दो बल काम करते हैं और परिमाण में दोनों बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी कारण से वो उस पर लगने वाला बल का मान शून्य होता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप तो क्वेश्चन लिख चुके होंगे कि उस पर लगने वाला बल का मान शून्य होता है, यानी कि गति नहीं होता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना सकते हैं आप इस प्रकार से। देखिए एक डायग्राम बना लीजिए जिसमें क्या कीजिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शा दीजिए। हम लोग जानते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र जो होता है वो समानांतर होता है एक दूसरे के। इस तरह से इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि +q आवेश है और यहाँ पर -q आवेश है। -q ले लेते हैं, तभी तो विद्युत द्विध्रुव हो सकता है। इस पर लगने वाला बल जो इधर जो रहेगा, मान लेते हैं कि F1 बराबर कितना हो जाएगा, q × E, क्योंकि धन आवेश पर बल जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और इन आवेश पर जो बल है आपका विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो इसको लिख लेंगे F2 बराबर -q × E हो जाएगा। इस तरह से डायग्राम बना लीजिए। इसका कुछ नाम दे दीजिए A, B और दोनों के बीच की दूरी मान ले रहे हैं 2, q और -q के बीच की दूरी। तो डायग्राम बना लीजिए और इसमें लिखिए। डायग्राम बनाने के बाद लिखिए चित्र में एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, इसलिए +q आवेश पर लगने वाला बल, तो चलिए मान लेते हैं कि F1 बराबर कितना हो जाएगा, +q आवेश पर लगने वाला बल F1 बराबर +q × E हो जाएगा। इसके बाद लिखिएगा तथा -q आवेश पर लगने वाला बल, तो -q आवेश पर लगने वाला बल F2 बराबर -q × E हो जाएगा। दोनों बल निकाल लिए हम लोग। इसके बाद लिखिएगा, देखिए विद्युत द्विध्रुव तो दो बल लग रहा है, तो दोनों बलों का हम लोग योगफल निकालेंगे। तो इसके बाद लिखिएगा कि इसलिए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल, तो परिणामी बल F बराबर F1 + F2 हो जाएगा। तो देखिए F1 का मान है +q × E है आपका, F2 का मान जो है -q × E है। तो दोनों का परिणामी कितना आएगा, 0। जब परिणामी 0 आएगा तो इसमें देखिए बल का मान 0 है, तो इस वस्तु पर बल तो लग रहा है विद्युत द्विध्रुव पर 2 ठो, लेकिन उसका परिणामी कितना है, 0 है। तो परिणामी 0 होगा तो इसमें एक्सेलरेशन का मान भी 0 होगा, यानी कि वस्तु में किसी प्रकार की गति नहीं होगी। तो लास्ट में लिख लीजिएगा F बराबर 0 के बाद कि अतः विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल का मान शून्य होने के कारण,
विद्युत द्विध्रुव में किसी प्रकार की गति नहीं होगी। विद्युत द्विध्रुव में किसी प्रकार की गति नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम अगला वीडियो मिलेंगे।